जैसे मान लो ये एक पौधा है, इसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज है, और ये एक अलग पौधा है जिसमें कुछ और अच्छी क्वालिटीज है, और हमें एक पौधा चाहिए जिसमें ये दोनों क्वालिटीज हो। तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ कैरेक्टर्स को लेंगे, इसके कुछ कैरेक्टर्स को लेंगे और इन दोनों को मिला देंगे और एक नया पौधा बना देंगे, एक नया बीज बना देंगे जिसमें इन दोनों के अच्छे क्वालिटीज हो। हाथ डालते हैं ना अपन की तो हमारा प्लांट जल्दी से ग्रो हो जाए, जल्दी से ग्रो हो जाए, ठीक है। गमले में भी डालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें लाके गोबर की खाद मिला देते हैं कि हमारा फूल जल्दी से खिल जाए, ठीक है। मनुष्य के जो मल मूत्र हैं, जैसे हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक्स होते हैं ना, तो उनको भी यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों को मिला के क्या करते हैं, उसमें कुछ जीवाणु तथा कवकों की क्रिया द्वारा उसको खाद में बदल देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स बाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप अच्छी चल रही होगी, है ना। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। और प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत क्या हो सके, सफल हो सके और उसका फायदा आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, वन शॉट में, एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म। और चैप्टर कौन सा है, खाद्य संसाधनों में सुधार। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा है इसलिए आप डरते हैं, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पहले उनके बारे में सुन चुके हैं, आप जानते हैं, तो कुछ भी आपके लिए बहुत नया नहीं है, आपको कुछ भी समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो एकदम आराम से हर एक चीज एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करेंगे और पढ़ते जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू करें, तो आ जाइए फिर, देर किस बात की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है बेटा, खाद्य संसाधनों में सुधार। ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग मतलब जितने भी हम लोग हैं, हम मनुष्य, हम सजीव, हम जीव जंतु, हम सब खाना खाते क्यों खाते। आप बोलेंगे मैम क्योंकि टेस्टी लगता है। नहीं भाई, टेस्टी लगता है वो तो एक अलग बात है, पर खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। और ऊर्जा मिलेगी तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने सारे कार्य कर पाएंगे। खाना ही नहीं खाओगे और सोचो ऐसे फिर ऐसे पड़े रहोगे, कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा, है ना। तो मल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो इसलिए हम खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले, ठीक है। अब वो खाना हम लेते कहाँ से है, कहाँ से आता है, तो देखो मेनली तो हम अपना खाना कृषि से उठाते हैं, ठीक है। और किससे लेते हैं, जीव जंतुओं से लेते हैं। यही तो लेते हैं ना, कि हम अपना खाना किससे लेते हैं, कृषि से लेते हैं और जीव जंतुओं से लेते हैं। अब जो हम खाना लेते हैं उसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं भाई, देखो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम फैट्स खाते हैं, हम मिनरल्स लेते हैं, ये सारी चीजें लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है। विटामिन लेते हैं। तो ये सारी चीजें आखिर हमें कहाँ से मिलती हैं, ठीक है। तो कहाँ से मिलती हैं, जैसे हमने गेहूं खाया, हमने चावल खाया, ये सब किसके फॉर्म हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया। हमने दालें खाई, हमने अंडा खाया, हम मीट खाए, तो हमें क्या मिला, प्रोटीन मिल गया, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के तेल खाते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, कई सारे तेल, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सारे तेल हम खाने में यूज करते हैं। ये सब क्या हो गया, घी खाते हैं, फैट्स हो गए, ठीक है। वेजिटेबल्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, है ना। तो ये सारे चीजों में क्या आ गया, फ्रूट्स खाते हैं, सबसे क्या मिला, हमें विटामिन मिला, मिनरल्स मिला। और ये सारी चीजें ही क्या होती हैं, जरूरी होती हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, है ना। ताकि हमें एनर्जी, हम खाना खाएंगे हमें एनर्जी आएगी, जितना अच्छा हम खाना खाएंगे उतनी अच्छी रूप से हमारा बॉडी काम करेगा, उतने हम हेल्दी रहेंगे और उतने अच्छे तरीके से हम अपने सारे कामों को सही ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारे खाद्य संसाधन है, जो भी आ रहे हैं, हम जो भी खा रहे हैं, मतलब कृषि से ले रहे हैं या हम जंतुओं से ले रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं भाई। देखो, एक तो हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पता है आपको कि हमारा पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उन सभी लोगों को वो सारी चीजें, जरूरी पोषक तत्व मिल पाए, उनको पूरा खाना मिल पाए। और प्लस हम जहाँ पे कृषि कर रहे हैं या हम जिन जीव जंतुओं से ले रहे हैं, जैसे हम मछली खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, हम मटन खाते हैं, अंडा खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो उन सब का क्वालिटी भी अच्छा रहे। हम कृषि कर रहे हैं तो हमें अच्छा अनाज मिले, प्लस हम भूमि को भी ना खराब करें, हम अपनी भूमि की उर्वरकता, देखो अगर भूमि खराब हो जाएगी, खराब इन सेंस कि अगर भूमि
ऐसी हो जाए कि जिसपे अनाज उगना कम हो जाए या बंद हो जाए तो क्या होगा, बंजर हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से क्या करें, हम जो हम खा रहे हैं हम उसकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनको बढ़ाएं, उनमें पोषक तत्वों को बढ़ाएं, हम अपनी भूमि को बचाए रखें। हम जिन जंतुओं से ले रहे हैं, हम जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं ना, जहाँ पे मुर्गे पाले जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है लोग फिश को पालते हैं, और जैसे हम शहद खाते हैं, शहद भी तो खाते हैं ना, तो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम कैसे बढ़ावा दें, और साथ ही साथ हम कैसे इस एनवायरमेंट या पर्यावरण को क्या करें, डिस्टर्ब ना करें, एक बैलेंस बना के चलें। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि हम जो खा रहे हैं और हम उसको नेचर से कैसे ले रहे हैं और नेचर को कैसे हम संतुलित रख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई ना। तो आज इस चैप्टर में बेटा हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से हाइलाइट्स कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन। ठीक है, तो देखो फसल उत्पादन में हम क्या क्या देखेंगे कि फसल की किस्मों में सुधार, कि जो हम फसल बो रहे हैं उसकी कौन कौन सी किस्म, जैसे बहुत सारी वैरायटीज होती है ना, जैसे आपने चावल खाया तो आप देखते हो चावल के बहुत सारी वैरायटीज है, सोनालिका है, ये है, ये है, ये चावल, ये बासमती चावल है, आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसे गेहूं के बहुत सारी वैरायटीज होती ना। तो क्या होता है कि फसलों की किस्मों में, मतलब जो फसल हम बो रहे हैं उनकी जो क्वालिटीज है, उनकी जो किस्म है, हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। यानी कि जो बीज हम बो रहे हैं, जैसे सबसे पहले क्या होता है हम बीज ही बोते हैं ना फसल के लिए, तो उसकी जो क्वालिटी है उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये सारे पॉइंट्स देखेंगे, उच्च तापमान, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, परिपक्वता काल में अंतर, व्यापक अनुकूलन और किस्मों में सुधार। ठीक है, फिर जो फसल उत्पादन में सुधार हो रहा है उसमें हम देखेंगे कि हम खाद उर्वरक का यूज कैसे कर रहे हैं, हम सिंचाई के लिए कुएं, नदी या किन प्रणालियों का यूज कर रहे हैं। फिर हमने बीज बो दिया हमने। ठीक है, फसल उत्पादन हम कर रहे हैं, फसल उत्पादन के लिए क्या किया हमने, जो उनके जरूरी पोषक तत्व हैं, भाई पेड़ को भी तो बढ़ने के लिए अपने को जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं ना, वो भी तो सजीव होते हैं ना। फिर हम उसका ध्यान रखेंगे कि हम उत्पादन कर रहे हैं तो उनको वो सारी चीजें, पानी, खाना सब मिले। और फिर हम देखते हैं कि हम अपनी फसल की सुरक्षा भी करें। ऐसा ना हो कि हमने बीज तो अच्छी क्वालिटी का लगा दिया और हमने उनमें जो पोषक तत्व है वो भी अच्छे से डाल दिया, लेकिन उसमें आके कीड़े लग गए या फिर वो किसी सूखे से जो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनका सुरक्षा प्रबंधन भी देखेंगे कि मैदान में सुरक्षा क्या है, बीमारी से कैसे बचाव कर रहे हैं, उनके बीच में जो खरपतवार उग जा रहे हैं उनसे कैसे बचाव कर रहे हैं, कोई कीड़े लग जा रहे हैं तो उनसे कैसे बचाव कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी हम देखेंगे। और भी चीजें देखेंगे, क्या देखेंगे कि फसल प्रक्रम, किस तरह की फसल हम बो सकते हैं, मिश्रित खेती करें, अंतरा फसलीकरण क्या होता है, फसल चक्र क्या होता है, और सुरक्षा में हम देखेंगे कि जैविक कारण, अजैविक कारण, ये सब कैसे हेल्प करते हैं किसमें, सुरक्षा में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपने नहीं सुनी हो, आपको टफ लग रही हो, और कुछ चीजें आप पहले से जानते हो, तो घबराएंगे नहीं, एक एक पॉइंट आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, कुछ भी टफ नहीं है, विश्वास मानिए। ठीक है, आराम से एकदम समझ में आ जाएगा। तो शुरू करें? ठीक है, चलो आ जाओ भाई, कमर कस लो, आज ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे एकदम। ठीक है, देखो अब फसल उत्पादन में सुधार। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, मतलब जो हम फसल उत्पादन कर रहे हैं उसमें हम कैसे कैसे सुधार करेंगे, ओवरऑल इसी चैप्टर में हम ये सारी बातें समझेंगे। ओके, ठीक है, अब देखो फसल के प्रकार जिनसे हम निम्न चीजें प्राप्त करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अनाज, सबसे पहले हम क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं। अनाज में हम क्या खाते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। हो सकता है मक्का बाजरा आप ना जानते हो तो आप अपने घर में जो बूढ़े लोग उनसे पूछेगा, पहले के लोग ये सारी चीजें भी बहुत खाते थे, अब भी लोग खाते हैं पर अब कम खाते हैं। अब हम वापस से उन्हीं चीजों में आ रहे हैं, जो हम पहले जो चीजें खाते थे फिर हमने उनको खाना छोड़ दिया, अब धीरे धीरे फिर हम उन्हीं चीजों पे आ रहे हैं कि हम वही चीजें खाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, अनाजों में आती हैं। ठीक है, ये हमें क्या प्रदान करती है, अभी मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, इन सारी चीजों से हमें क्या मिलता है बेटा, आप बोलोगे मैम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर दूसरा क्या है, सीड। आप देखो कुछ चीजों के हम सीड भी खाते हैं, लेकिन हर चीज के नहीं खाते, कुछ चीजों के नहीं भी खाते हैं। जैसे
सेब का बीज खाते हो आप क्या? चेरी का बीज खाते हो आप क्या? बोलोगे नहीं मैम सेब के बीज तो नहीं खाए जाते हैं। ठीक है, नहीं खाओगे ना भाई, उसमें पॉइजन होता है, खाना भी मत। ठीक है, अब देखो खाने वाले बीजों में हम क्या खाते हैं? जैसे सोया, सरसों हो गए, सरसों क्या है? बीज है, उसको पिरवाते हैं हम, तेल निकलवाते हैं, उसको खाते हैं। ठीक है, सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया। तो ये सारी चीजें हमें क्या करते हैं? ये हमें फैट प्रदान करते हैं, वसा, वसा या फिर क्या प्रदान करते हैं? फैट प्रदान करते हैं। ठीक है, वसा या फिर क्या प्रदान करते हैं? फैट प्रदान करते हैं। फिर देखो भाई, पल्सेस, हम दाल खाते हैं, दाल खाने से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्रोटीन। तो देखो चना हो गई, मटर की दाल हो गई, काली चने की दाल हो गई, हरा मसूर, जितनी भी तरह, अरहर की दाल, मूंग की दाल, सबकी दालों से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्रोटीन। ठीक है, फिर हम क्या खाते हैं? सब्जियां, मसाले, फल। ठीक है, ये सब हमें विटामिन और खनिज लवण देते हैं। ठीक है, और हम जैसे फ्रूट्स क्या खाते हैं? सेब, आम, केला, तरबूज, पालक, पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, मसालों में काली मिर्च, बड़ी मिर्च, गोल मिर्च, तेज पत्ता, फलाना, ढक्कन, जितने भी मसाले होते हैं सब हम खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं? हमें क्या करते हैं? हमें विटामिन और मिनरल्स देते हैं। तो यही सारी चीजें हम खाते हैं, कि आप कुछ और खाते हो बताओ मुझे। ठीक है, अब चारा फसलें होती हैं। ठीक है, चारा फसलें कौन कौन खाता है? बताओ जल्दी, कौन कौन चारा फसलें खाता है? सही सही बताना, बताओ। ठीक है, तो चारा फसलें कौन होती है बेटा? जो पशु लोग खाते हैं। भाई पशु भी तो खाएंगे, वो भी तो सजीव है। तो वो जो खाते हैं वो चारा चरते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं पशु अपना चारा चर रहे हैं, आपने देखा होगा है ना, वो अपना ग्रीन कलर का उनका होता है, काट के छोटे छोटे पीसेस में भूसे के साथ मिला के खिलाया जाता है। तो वो सब क्या है? चारा फसलें, जिसमें क्या हो गया? जई हो गया, सूडान घास हो गई, ये सब पशु के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये भी हम उगाते हैं और इनकी भी हम क्या करते हैं बेटा? इनकी भी हम खेती करते हैं। ओके, अब देखो फसल चक्र क्या होता है भाई? क्रॉप सीजन्स क्या होते हैं? देखो अब हर फसल हर सीजन में नहीं होती है। जैसे आप फूल देखते हो, हर फूल हर सीजन में नहीं होता है। देखो आप लोगों में से बहुत कम लोग खेती करते होंगे तो ये बात कम समझते होंगे, पर फूल तो सब लोग अपने घर में देखते हैं ना, छत पे गमलों में लगाए रहते हैं, सबकी मम्मियां लगाई रहती है, तो फूल तो सभी ने देखा होगा। आप देखते हो जैसे गेंदा है, वो जनरली कब खिलता है? ठंडियों में खिलता है, देखा कि नहीं? तो हर एक क्या होता है? हर एक फसल उगने का हर एक सीजन होता है। ठीक है, तो यही क्या होता है? यही होता है फसल चक्र। ठीक है, कि सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र करने के लिए अलग तापमान चाहिए होता है, अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, अलग नमी चाहिए होती है। तो वो क्या होते हैं? उसके आधार पर सूरज की रोशनी भी अलग है। किसी को बढ़ने के लिए ज्यादा सूरज की रोशनी चाहिए, वो गर्मी में ज्यादा अच्छा सा बोलता है कि हाँ मेरे को तो गर्मी पसंद है, मैं गर्मी में आऊंगा। ठीक है, किसी को ग्रोथ करने के लिए, किसी को वृद्धि करने के लिए, अच्छे से फलने फूलने के लिए कम सूरज की रोशनी लग जाती है, तो वो ठंडी में भी अच्छे से क्या करेगा? ग्रो कर लेगा, है ना। तो अलग अलग जरूरतों के आधार पर क्या होता है? सभी फसल अपनी वृद्धि करते हैं, और जो उनका जीवन चक्र होता है, जैसे हमारा एक जीवन चक्र होता है, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, है ना, वैसे ही पौधों का भी अपना जीवन चक्र होता है। तो अलग अलग पौधों को अलग अलग मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन की, परिस्थितियों की जरूरत होती है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। बताओ इसमें कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े भाई। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे फसलों का मौसम जो होता है मेनली हम दो प्रकार से देखते हैं। ठीक है, एक होता है खरीफ फसल। क्या बोलते हैं? खरीफ। ये ध्यान से सुनना भाई, एग्जाम में आता है। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके, तो उसको एकदम सीरियसली हमें पढ़ना है। तो खरीफ फसल क्या होता है? ये फसल बरसात के मौसम में उगती है, जैसे जून से लेके अक्टूबर तक। आप जानते हो जून में बहुत गर्मी पड़ती है, लगभग लास्ट जून से जुलाई में बहुत बारिश होती है, और सितंबर वगैरह तक, अगस्त सितंबर तक होती रहती है। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है, कब से? जून से लेके अक्टूबर तक, इनमें जो फसलें उगती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। कब तक? जून से लेके अक्टूबर तक के मौसम में जो भी फसलें उगती हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे चना, जैसे चावल आपने देखा है धान बोए जाते हैं, है ना। और तो बहुत सारे आपने फोटोज में देखे होंगे, औरतें ऐसे खेत में जाती हैं और ऐसे लगाती हैं धान, इतने मतलब चावल जो होते हैं उनको क्या करती है? लगाती हैं। देखा है ना आपने कि नहीं देखा है? ठीक है,
तो जैसे काला चना हो गया, हरा चना हो गया, चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, धान हो गया, तो ये सारी चीजें कैसी फसलें होती हैं बेटा? खरीफ फसल होती हैं। कब से कब तक होती हैं? जून से लेके अक्टूबर तक होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आती हैं? जो दूसरी फसलें होती हैं उनको रबी की फसल कहते हैं। ये देखो क्या कहते हैं? रबी की फसल। अब ये फसलें कब से कब तक होती हैं? जैसे आपका एक सेशन खत्म हो गया, आप इसको ऐसे याद कर लो। आप बोलोगे मैम याद कैसे करें? ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो। देखो, जुलाई में आपके स्कूल खुलते हैं, जून लास्ट जुलाई से आपके स्कूल खुलते हैं, तो अब याद कर लो कि जून जुलाई से लेके और जब तक ठंडी नहीं आती है, नवंबर, ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक, तब तक कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। फिर जैसे ही ठंडी लग जाती है, नवंबर आ जाता है, तब कौन सी फसलें होती है? रबी की फसल। क्योंकि हमें तो पढ़ने के साथ साथ हमें लर्न भी तो होना चाहिए ना, वरना एग्जाम में हम लिखेंगे क्या? ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, जो रबी की फसलें होती हैं बेटा, ये नवंबर से लेके वापस अप्रैल तक, जब तक गर्मी नहीं आ जाती तब तक के महीनों में उगाई जाती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इनसे सर्दी की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सर्दी की फसल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों। कभी अब देखो ठंडी में आप गांव के रास्तों से जाओ, देखो बहुत सारे पीले 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 से खेत होते हैं, सरसों उगी रहती है, बहुत सुंदर लगते हैं, देखा है ना? तो ये सारी फसलें क्या होती हैं बेटा? ये रबी की फसलें हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलें हैं। समझ गए? इतना पॉइंट क्लियर है? आगे चलें। अब देखो, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में हम निम्नलिखित चीजें यूज करते हैं। हम कैसे अपनी फसलों में सुधार कर सकते हैं, उसके लिए मेनली ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम देखते हैं। पहला क्या है बेटा? फसल की किस्मों में सुधार। पहले तो जो हम फसल बो रहे हैं उसमें कौन सी किस्म हम बो रहे हैं, हम उसमें सुधार कर लें। ठीक है, फिर एक बार हमने फसलें अपनी बो दी, एक बार हमने अपनी फसल की किस्मों में सुधार कर दी, तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसका हम प्रबंधन करेंगे कि कितनी जगह में कितनी हम खेती कर रहे हैं, कितना उत्पादन हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इन चीजों का मैनेजमेंट हम देखेंगे। ठीक है, और फिर तीसरा हम क्या देखेंगे? अपनी फसल की सुरक्षा देखेंगे भाई, कि जो हम फसल उगा रहे हैं वो हम उनको कैसे सुरक्षा करें। सुरक्षा करेंगे तभी हम ज्यादा मात्रा में फसल प्राप्त कर पाएंगे। सुरक्षा ही नहीं करेंगे तो फसल नष्ट हो जाएगी और हमें हानि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट ले लेते हैं जो हमने लास्ट में देखा। पहला पॉइंट हमारा क्या था? फसल की किस्मों में सुधार। ठीक है, तो देखो फसल की किस्मों में सुधार कैसे हम कर सकते हैं? जब हम अच्छे और स्वस्थ जो है संकरण कराएं, बीज डालें। ठीक है, संकरण क्या होता है? क्रॉस होता है। अब देखो क्रॉस क्या होता है? जैसे दो चीजों, जैसे मान लो ये एक पौधा है, पहले मैं आपको समझा दूं क्रॉस क्या होता है, फिर ये वाला पॉइंट देखेंगे। ओके, देखो जैसे मान लो ये एक पौधा है, इसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज है, और ये एक अलग पौधा है जिसमें कुछ और अच्छी क्वालिटीज है, और हमें एक पौधा चाहिए जिसमें ये दोनों क्वालिटीज हो। तो हम क्या करेंगे? इसके कुछ कैरेक्टर्स को लेंगे, इसके कुछ कैरेक्टर्स को लेंगे, और इन दोनों को मिला देंगे और एक नया पौधा बना देंगे, एक नया बीज बना देंगे जिसमें इन दोनों के अच्छे क्वालिटीज हो। इसी को हमने क्या बोला? क्रॉस कराया, दोनों को मिलाया, क्रॉस कराया और हाइब्रिड, एक नया हाइब्रिड बना दिया। हाइब्रिड क्या है? जिसमें इसके भी लक्षण है, इसके भी लक्षण है, तो क्रॉस कराया और एक नया हाइब्रिड बना दिया। अब ये जो हाइब्रिड है इसमें इधर वाले के भी लक्षण है और इधर वाले के भी लक्षण है। समझ गए? तो हम क्या करते हैं? अच्छे और स्वस्थ बीज संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, जिससे विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीच में हम संकरण करा दिए, और अब हमारे पास जो पौधा बना, अब हमारे पास जो बीज आया उसमें क्या है? उसमें अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ज्यादा अच्छे, यानी कि उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को हमने हाइब्रिड है, हाइब्रिडाइजेशन कह दिया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन उस पूरे प्रोसेस, प्रक्रिया को कहते हैं, और हाइब्रिड जो हम मिला रहे बना रहे उसको हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, अब देखो फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले क्या क्या कारक होते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो कैसे? पहले तो उच्च उत्पादन। मान लो हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, तो प्रति एकड़, या कई एकड़ जमीन है, तो हम देखेंगे प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, कि कैसे उस 1 एकड़ में हम ज्यादा से ज्यादा फसलों को क्या कर सके? उगा सके, उनकी उत्पादकता बढ़ा सके। तो फसल की किस्म के में जब सुधार करेंगे भाई, जब अच्छी क्वालिटीज के बीज लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो क्या होगा? हमें, हमारी जो उत्पादकता है वो हमारा उच्च उत्पादन होगा। उच्च होगा कि निम्न होगा? बताओ। निम्न तो तब होगा ना जब हम खराब क्वालिटी के बीज या पेड़ लगाएंगे। जब हम अच्छी क्वालिटीज लगाएंगे तो क्या होगा? उच्च उत्पादन होगा, ज्यादा उत्पादन होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? उन्नत किस्में। उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता, आ जाओ भाई तुम यहाँ पे,
देखो दूसरा क्या है, उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड क्वालिटी। उन्नत किस्में, फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में, दाल से हम क्या मिलता है हमें, प्रोटीन, तो दाल में हम प्रोटीन की गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं, तिलहन यानी जिससे हमें तेल मिलता है, जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, सूरजमुखी हो गया, इन सबसे हम क्या लेते हैं, तेल लेते हैं, तो इसमें तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण क्या होता है, ये सब महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब देखो जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, मतलब कि जैसे जैविक क्या होते हैं, जैविक चीजों में क्या आते हैं, जैसे कोई रोग लग गया, कीट हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब जैविक है, ठीक है। तथा अजैविक प्रतिरोधकता, मतलब अजैविक चीजें क्या होती हैं, जैसे मानो सूखा हो गया सॉरी, सूखा हो गया, क्षारता उसकी कैसी है, जलान क्रांति कैसी है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तो फसल खराब हो गया, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई तो फसल खराब हो गया, पाला पड़ गया, कहते हैं ना ठंडी के बाद अरे ये पाला पड़ रहा है, तो उससे भी क्या होता है, हम तो स्वेटर पहन के अपने घर में दुबक के बैठ जाते हैं, लेकिन फसलें तो बेचारी खेत में होती हैं, उनसे क्या होता है, उनको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण अगर फसल उत्पादन कम हो सकता है तो हम क्या करेंगे, इन परिस्थितियों को हम कैसे क्रॉप, कैसी बीज, कैसा वो बनाने का, हाइब्रिड बनाने की कोशिश करेंगे जो इन सारी परिस्थितियों को सह सके। सह लेगा तभी भाई वो क्या करेगा, जब सह लेगा तो वो इन सारी परिस्थितियों में भी ग्रो कर जाएगा, उत्पादन कर लेगा, और नहीं सह पाएगा तो जब भी ये सारी परिस्थितियां आएंगी तो वो क्या करेगा, इन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाएगा और क्या करेगा, उत्पादनता कम हो जाएगी और हमारी फसल की हानि हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो जैविक फिर से आपको, जैसे कोई रोग लग गया, कोई कीट लग गया, निमेटोड्स, आप देखते हो ना पौधों में कीड़े लग जाते हैं, घर में भी देखो गमले उमलों में, आप कभी गुड़हल के फूल में देखो ऐसे छोटे छोटे से पत्तियों पे लगे होते हैं, उससे क्या होता है, फूल खिलना बंद हो जाता है ना। तो अगर मान लो रोग लग गया, कोई कीट लग गए, ये सब हो गया तो उसको बोलते हैं जैविक कारण, और अगर कोई सूखा, क्षार, ठंड पड़ गया, पाला पड़ गया तो उसको क्या बोलते हैं, अजैविक कारण, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, वाइड एडॉप्टेशन, कि आपने जो बीज बनाया है, जो आप बोने वाले हैं, उसमें क्या हो, किस्मों में वाइड एडॉप्टेशन हो भाई, कि वो एक ही किस्म को विभिन्न जलवायु में उगाया जा सके। जैसे हर जगह का क्या है, हर जगह का जलवायु अलग होता है ना, कहीं पे को थोड़ी ज्यादा ठंडी, कहीं पे ज्यादा गर्मी, कहीं की मिट्टी कैसी, कहीं के कुछ है, कहीं का पानी कैसा है, कहीं का कहीं ऐसे अलग टाइप का है। तो ये सारे अलग अलग जो रेंज है, विभिन्न जो जलवायु हैं, विभिन्न जो क्षेत्र हैं, उसमें क्या हो, एक ही किस्म की, जब ऐसा आप हाइब्रिड, ऐसा अच्छा बीज डालें कि एक ही किस्म को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जलवायु में हम उगा सकें और वो सारी चीजें अच्छे से उग जाएं और अच्छा उत्पादन, अच्छी पैदावार करें, ठीक है। तो ये भी देखना है कि हमारा जो अनुकूल हो, कैसा हो, अनुकूलता, मतलब क्या हो, अनुकूलता, दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है अनुकूलता, एक होता है प्रतिकूलता। अनुकूल मतलब उसके फेवर में हो, फेवरेबल हो, उसके हिसाब से क्या हो, अच्छा हो, अपने हिसाब, अपने को क्या करें, अनुकूलित बना लें, अपने को उस हिसाब से ढाल लें, ठीक है। तो व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना, कि हम क्या करें, हम ऐसी किस्में बनाएं, हम ऐसे बीज बनाएं, हम ऐसे प्लांट्स बनाएं जो क्या करें कि अगर बहुत अलग अलग पर्यावरण परिस्थितियों में भी, मतलब अगर अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है, कहीं बरसात है, कहीं कुछ है, लेकिन अलग अलग पर्यावरण परिस्थितियों में भी फसल उत्पादन हमारा अच्छे से हो जाए और उनको विभिन्न जलवायु में भी हम अच्छे से उगा सकें, अच्छे से उनसे क्या करें, उत्पादन कर सके, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। अब भाई देखो आगे क्या है, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, यानी डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, जैसे जो चारे वाली फसलें होती हैं, अभी मैंने बताया था कि चारे वाली फसलें क्या होती हैं, जो पशु खाते हैं, जो पशु अपनी वृद्धि के लिए खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चारे के लिए हम यूज करते हैं, वो चारे वाली फसलें, ठीक है। तो देखो चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं, मतलब जो चारे वाली फसलें उनमें हम क्या चाहते हैं कि लंबी और क्या हो, सघन, घनी घनी उसमें शाखाएं, मतलब क्या हो, जैसे डालियां हो, जैसे पत्तियां हो, ठीक है, ये हम चाहते हैं उसमें, ठीक है। तो लंबी तथा सघन शाखाएं उसके लिए हम चाहते हैं। इस प्रकार ये जो ऐसी जिसमें हम चारे वाली फसलें यूज करते हैं, उसकी हम अच्छी उत्पादन वाली करने वाली, जो अगर हम क्या बनाएंगे, अच्छे उत्पादन करने वाली किस्में बनाएंगे, तो वो हमें क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या दे पाएगी, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे पाएगी, ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो
फसल उत्पादन में कैसे सुधार कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम अच्छे बीज कैसे बना रहे हैं, अच्छे किस्में कैसे बना रहे हैं, अच्छी किस्में बनाने के लिए हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, अच्छा चारा कैसे उगाएं, अच्छी फसलें कैसे बनाएं जो विभिन्न जलवायु कंडीशनों में भी क्या करें, हमें अच्छा उत्पादन दे जाए। अब हम जो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं बेटा वो क्या है कि फसल उत्पादन में सुधार क्या क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो देखो आज क्या होता है कि पहले देखो हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास कृषि के लिए इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी ना, इतने इंपॉर्टेंट टूल्स थे, मतलब देखो बहुत ही क्या होता था, बेसिक तरीके से कृषि होती थी ना, इतनी मशीनें थी ना, हमारे पास हरित क्रांति आई थी ना दुग्ध क्रांति आई थी। हरित क्रांति दुग्ध क्रांति किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, वो फसलों से, मेनली किससे, गेहूं से रिलेटेड है। ठीक है, तो तब तो हमारे पास ये सारी चीजें थी नहीं, तो क्या होता था, फसलें भी कम होती थी, ठीक है, मेहनत भी ज्यादा लगती थी। पर आज क्या है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है बहुत सारी, ठीक है, विभिन्न, तो जो किसान होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है भाई, वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हैं जिनसे क्या होता है, जो पेड़ों में जो कीट पतंगे लगते हैं उनको मार दिया जाता है। सिंचाई के लिए अलग चीजें हमारे पास, ट्रैक्टर हो गया है, ठीक है, और बहुत सारी उन्नत किस्म की हमारे क्या पास बीज हो गए हैं। तो ये सारी जो भिन्न चीजें हैं, हमने जो टेक्नोलॉजी का यूज किया उससे क्या है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखो फसल उत्पादन में सुधार करने के लिए जो पहली चीज हमें करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी, पोषण प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, की हमने जो बोया है अब हम उसको कैसा खाना दे रहे हैं, अच्छा खाना देंगे तो अच्छी फसल उगेगी, अच्छे न्यूट्रिएंट्स देंगे तो अच्छी फसल उगेगी, अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो अच्छी फसल नहीं उगेगी। ठीक है, दूसरा सिंचाई कैसे कर रहे हैं भाई, मतलब अच्छी सिंचाई कर रहे हैं कि पानी की कमी से कहीं वो सूख ना जाए। ठीक है, तीसरा फसलों को उगाने के तरीके व सरल पैटर्न, फसलों के उगाने के तरीके भी होते हैं बेटा कि कौन सी फसल कब उगा रहे हैं, किसके साथ क्या उगा रहे हैं जिससे हमें अच्छी फसल मिल जाए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, फसल उत्पादन में सुधार के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई फिर देखते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, पोषक प्रबंधन। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, पोषक प्रबंधन। ठीक है, ठीक है भाई, तो अब हम देख लेते हैं कि पोषक प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे हम लोग वृद्धि करते हैं, हम लोग भी जीव हैं, पौधे भी क्या है, सजीव हैं। ठीक है, तो हम लोग वृद्धि करते हैं तो हमें खाने की जरूरत होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है बेटा। तो वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। ठीक है, तो दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी किसकी जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और उन पोषक तत्वों को ही हम क्या करते हैं, प्लांट्स को देते हैं तो वो ग्रो करते हैं और इसके बाद फसल देते हैं अच्छी। ठीक है, तो देखो कार्बन, पानी से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा 13 पोषक तत्व और होते हैं जो क्या होते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सोर्सेस क्या क्या है भाई, अब आप बोलोगे मैम प्लांट्स के लिए पोषक तत्व कहां से लाएं, उसके क्या सोर्सेज हैं, तो सोर्स क्या है, हवा, पानी, मिट्टी, ये क्या है, ये आधार है जहां से क्या होता है, जहां से पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। ये एक बात हो गई भाई। अब दूसरी बात ये है कि जो पोषक तत्व हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रो यानी छोटा, दूसरे को बोलते हैं मैक्रो यानी वृहद यानी बड़ा। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक को बोलते हैं वृहद पोषक तत्व, वृहद मतलब जैसे मैक्रो मतलब आपने क्या समझा, बड़ा, तो आप बोलेंगे मैम ये बड़े पोषक तत्व होते हैं, नहीं बेटा, इनको प्लांट्स को इनकी ज्यादा जरूरत होती है, प्लांट्स को इनकी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वृहद। और जिनकी प्लांट्स को कम जरूरत होती है, मतलब थोड़ी मात्रा में भी प्लांट्स को मिल जाएंगे तब भी प्लांट्स का काम चल जाएगा, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो या फिर सूक्ष्म। ठीक है, तो देखो फिर से देख लेते हैं, वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वृहद पोषक तत्व, या फिर जिनको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन वायु या भूमि से प्राप्त होती है। नाइट्रोजन जो होती है, हमें नाइट्रोजन, आप देखें ना, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में भी होती है, और हमें भूमि, आपने कुछ जैसे
पढ़े होंगे अपने चैप्टर्स में कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिएशन का काम करती हैं, है ना। तो नाइट्रोजन हमें वायु और भूमि से प्राप्त हो जाती है, जिसकी अधिक मात्रा में पौधों को जरूरत होती है, ठीक है। तो एक तो नाइट्रोजन हो गया जिसकी पौधों को अधिक मात्रा में जरूरत हुई, इसलिए हम इसको वृहद पोषक तत्व बोलेंगे। उसके अलावा भी कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे भी क्या होते हैं, ये भी एक वृहद पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। अब देख लेते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, यार भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी क्या होती है, पौधों को कम मात्रा में जरूरत होती है, जिनकी पौधों को कम मात्रा में जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया लौह तत्व, मैग्नीज, इन सब चीजों की क्या होती है, बोरॉन, लिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, इन सब की क्या होती है, पौधों को कम मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, दूसरी क्या चीजों की जरूरत होती है, खाद और उर्वरक। खाद डालते हैं ना अपन की, तो हमारा प्लांट जल्दी से ग्रो हो जाए, जल्दी से ग्रो हो जाए, ठीक है। गमले में भी डालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें लाके गोबर की खाद मिला देते हैं कि हमारा फूल जल्दी से खिल जाए, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे खाद और उर्वरक हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हैं, उनका भी हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। भाई गुणवत्ता बढ़ाएंगे, जब मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी, मिट्टी में ज्यादा पोषक तत्व होंगे, प्लांट्स उनको लेंगे तो प्लांट जल्दी से ग्रो करेंगे और ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए हम किसकी यूज करते हैं, खाद और उर्वरक के ऊपर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप यानी जिसके रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या होता है कि जो हमारी फसल है उसकी उपज में अच्छी वृद्धि होती है। हमारी फसल की जो उपज है बेटा, उसमें क्या होती है, अच्छी वृद्धि होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें खाद क्या होता है। खाद, या फिर इंग्लिश में आप खाद को क्या बोलते हैं, मैन्योर। क्या बोलते हैं, मैन्योर। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है, तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, और आपने देखा कि जो कार्बन है उसकी यूज होता है प्लांट्स को ग्रो कराने में, कार्बन का हम यूज लेते हैं प्लांट्स को ग्रो कराने में। तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, और या थोड़ी मात्रा में क्या करता है, मिट्टी को क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और ये थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। अब ये आता कहां से, ये जो खाद है, ये जो कार्बनिक पदार्थ है, ये आता कहां से, तो देखो यह प्राणियों के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट से बनता है और पौधों के अपशिष्ट के अपघटन द्वारा तैयार किया जाता है। देखो जैसे आपने देखा होगा, गाय गोबर देती है और ढेर सारा गोबर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और जैसे कुछ भी उसमें पेड़ पौधे जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पत्ती सड़ गल गई, वो सब मिल जाते हैं आपस में बहुत दिन तक, तो क्या हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एज ए खाद के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। उनसे क्या होता है, हम खाद बना लेते हैं। उनको हम क्या करते हैं, जैसे बहुत दिन तक वो रखे रहते हैं, जब गोबर वगैरह इकट्ठा कर दो आप, रखे रहते हैं, उसमें और पत्ती और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो सब मिल जाते हैं, वो सब मिलके एकदम डीकम्पोज हो जाते हैं और वो खाद बन जाते हैं। फिर हम उनको क्या करते हैं, हम उनको ले जाके प्लांट्स में डालते हैं। और पहले भी बेटा, पहले के जमाने में भी लोग इतनी तरह की खादों का यूज करते थे, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, एक तो खाद और मैन्योर हो गया, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भाई कि खाद के विभिन्न प्रकार क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले है कि कंपोजिट खाद। कंपोजिट खाद क्या होता है भाई, ठीक है। देखो पौधे, जो भी पौधे होते हैं उनके जो भी अवशेषी अंग होते हैं, जैसे पत्ती हो गई, सड़ी गली चीजें हो गई, ठीक है, कूड़ा हो गया। कूड़ा करकट मतलब ये नहीं कि भाई पैकेट ले आओ, गंदगी ले आओ, ये सब नहीं, ठीक है। जो जिन चीजों को हम क्या कर सके, जिन चीजों को हम डिग्रेडेट कर सके, तोड़ सके, ठीक है, आसानी से, तो क्या है, जितने भी पौधे और उनके अवशोषी पदार्थ हैं, और क्या है, कूड़ा करकट है, पशुओं के गोबर है, मनुष्य के जो मल मूत्र हैं, जैसे हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक्स होते हैं ना, तो उनको भी यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों को मिला के क्या करते हैं, उसमें कुछ जीवाणु तथा कवकों की क्रिया द्वारा उसको खाद में बदल देते हैं। कुछ जीवाणु और कवक क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, और वो किस में परिवर्तित हो जाता है, खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी खाद को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट खाद बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्मी कंपोजिट खाद, मतलब जब इन्हीं सारी चीजों में हम कोई वर्म को मिला दे। वर्मी मतलब क्या होता है, वर्म, कोई कीड़ा, जैसे केचुआ। केचुआ को हम क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो
हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं, खेती में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, आओ चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो जब कंपोस्ट को, मतलब इन्हीं सारी चीजों को आप केचुए के उपयोग से तैयार करें, मतलब आपने सारी चीजें इकट्ठा की, आपने गोबर, आपने सड़े गले पदार्थ, मलमूत्र, ये सारी चीजें, अपशिष्ट पदार्थ जो है क्या किया, इकट्ठा किया, फिर उसमें आप लाके कुछ केचुओं को छोड़ देते हो। वो केचुए क्या करेंगे, उसको किस में तब्दील कर देंगे, खाद में तब्दील कर देंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो किसानों की मदद करते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और इसलिए केचुओं को कृषकों का मित्र या फिर भूमि की आंत कहा जाता है, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट भाई। अब देखो हरी खाद क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपका खेत है, ठीक है, तो उसमें कुछ तरह की चीजें उगा दी जाती हैं, फसल नहीं, कुछ ऐसे पौधे उगा दिए जाते हैं जैसे पटसन, मूंग, ग्वार। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पूरे के पूरे खेत पे क्या करते हैं, हल चला देते हैं। तो जब हल चला देते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, और जब मिक्स हो जाते हैं तो क्या करते हैं, भूमि की उर्वरकता को गल के मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम कुछ खेतों में कुछ पौधे लगा देते हैं ऐसे मूंग, ग्वार, तत्पश्चात उन पर हल चला देते हैं और खेत की मिट्टी में मिला देते हैं, ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से पूर्ण करने में सहायक होते हैं। यानी मिट्टी को क्या देते हैं, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस देते हैं। तो इस तरह की खाद को हम क्या बोलते हैं बेटा, हरी खाद बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उर्वरक। देखो अभी तक हमने जो भी खादें देखी वो सारी कैसी थी, हम घर में बना सकते थे, हम खुद से बना सकते थे। अब उर्वरक जो है उसको हम खुद नहीं बनाते, वो कहाँ पे बनती है, वो कारखानों में बनती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनती है। और उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, आओ देख लेते हैं। तो देखो जो उर्वरक होता है वो कारखानों में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और इनके लिए रासायनिक पदार्थों का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा, रासायनिक पदार्थों का यूज किया जाता है, ठीक है। इनमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अब उर्वरक जो होते हैं वो एक तो आसानी से पौधे अवशोषित कर लेते हैं, क्या करते हैं, पौधे उनको बहुत आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, जबकि जो हमारे अभी नॉर्मली खाते हैं उनको पौधे धीरे धीरे अवशोषित कर रहे थे, तथा ये पानी में भी घुलनशील होते हैं। जबकि जो हमारे इससे पहले हमने जो खाद देखे वो क्या थे, पानी में अघुलनशील थे। लेकिन अगर हम लंबे समय तक उर्वरक का यूज करते हैं तो भी हमारा जो भूमि का उपजाऊपन है बेटा वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जो कार्बनिक तरह की खादें थी वही लंबे समय तक यूज करने के लिए क्या होती हैं, बेस्ट होती हैं, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या क्या होता है। भाई देखो खाद क्या होता है, पहली बार ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं और हम इनको प्राकृतिक तरीकों से बना रहे थे, गोबर, पत्ती, सड़े गले पदार्थ, मल मूत्र। इनमें कम मात्रा में पोषक तत्व थे, सस्ती थी भाई, हम घर में खुद खेत में, मैदान में, कहीं भी खुद ही बना ले रहे थे, ठीक है। जबकि उर्वरक कैसे थे, अकार्बनिक पदार्थ थे, रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने थे और इनमें अत्यधिक मात्रा में क्या थे, पोषण तत्व थे। और महंगे, क्यों महंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज में तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ और अंतर देख लेते हैं। खाद जो होते हैं वो धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित करते हैं क्योंकि यह पानी में अघुलनशील होते हैं। उर्वरक जल्दी से तुरंत अवशोषित हो जाते हैं और पानी में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। खाद जो होती है इनका आसानी से आप भंडारण कर देते हो, कहीं भी इकट्ठा करके रख लो, फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो। जबकि उर्वरक जो होता है इनका भंडारण, इकट्ठा करना, स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये दोनों ही चीजें सरल विधि से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे बेटा किसमें, खाद और उर्वरक में, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ये ऐसे का ऐसा ही लिखना है, ठीक है। अब देखो सिंचाई क्या होती है, सिंचाई क्या है भाई। तो देखो फसलों को जल प्रदान करने की प्रक्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। फसल जो होते हैं उनको हम जिस भी माध्यम से जल प्रदान करते हैं उनके बढ़ने के लिए, उनके ग्रो करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। आपको पता है, क्या पता है, हमारा जो देश है भारत वो एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। पहले जब इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो हम सिंचाई के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्षा के जल पे क्या करते थे, ज्यादातर हम उस पे ही निर्भर करते थे, ठीक है। अब बहुत सारे माध्यम से सिंचाई के, ठीक है। पहले सिर्फ वर्षा का जल मुख्य स्रोत था, और स्रोत थे जैसे नदियां हो गई, नहरें हो गई, पर वो कम थे। मेन स्रोत क्या था आपका, वर्षा का जल था, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ये क्या है,
ट्यूबवेल है, एक आदमी है ट्यूबवेल से देखो आप खेतों की सिंचाई कर रहा है ना। तो ये भी एक क्या है तरीका है कि हम ट्यूबवेल से नीचे पानी निकालते हैं। तो देखो सिंचाई के क्या क्या तरीके हैं, कुएं हैं, ठीक है, पहले आप खुदे हुए किए या फिर खोदे हुए कुएं, मतलब एक कुएं जैसा बहुत सारे लोग कुएं खुदवाते भी हैं, ठीक है। तो पानी बैलों के द्वारा, ये पंप द्वारा उनसे बाहर निकाला जाता है, उनसे क्या किया जाता था, सिंचाई किया जाता है, ठीक है। फिर ट्यूबवेल है, आपने देखा होगा गांव में जगह जगह पे ट्यूबवेल होते हैं जहां जमीन के नीचे से बोरिंग करके पानी निकालते हैं और फिर उस पानी से खेतों की क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो नलकूप में बहुत नीचे पानी होता है जिससे क्या होता है, सिंचाई होती है। और मोटर पंप के इस्तेमाल से हम जो जमीन के नीचे पानी होता है उसको बाहर निकालते हैं और उससे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। क्लियर है। अब देखो नहरें हैं भाई, इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों या नदियों से आता है। बहुत सारी नहरें होती हैं जिसमें कई नदियों का या जलाशयों का पानी आता है और फिर वो नहरों से क्या होती है, खेतों की सिंचाई होती है। तो मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं, मुख्य नहर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और जो विभाजित होकर खेतों में क्या करती हैं बेटा, सिंचाई करती हैं। विभाजित होकर खेतों में क्या करती हैं, सिंचाई करती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब देखो नदी उन्नयन, रिवर लिफ्ट सिस्टम, इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। मतलब नदियों से ही पंप द्वारा क्या होता है, पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और सिंचाई की जाती है। लेकिन ये जो विधि है, इस विधि का जो उपयोग है वो लोग ज्यादातर करते हैं जिनके खेत नदियों के बगल बगल होते हैं, ठीक है, पास पास होते हैं, बहुत दूर तो भेजा नहीं जा सकता है। तो इस विधि का जो यूज है वो कौन करता है, जिनका खेत क्या होता है, नदियों के पास होता है, ठीक है, उनके लिए ये जो विधि है वो बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद क्या है, देखो तालाब है भाई, कि आपत्ति के समय जब प्रयोग में आने वाले छोटे तालाब, जलाशय, बड़े तालाब, इन सब चीजों में क्या होता है, पानी का संग्रह होता है और इनका भी यूज किस लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। तो देखो ये वो तरीके थे जिनसे हमने देखा कि सिंचाई क्या होती है और सिंचाई करने के लिए किन किन माध्यमों का यूज किया जाता है। अब देखो इतना पानी खर्च कर रहे हैं भाई साहब, तो पानी का संरक्षण भी तो करेंगे ना, पानी बचाएंगे भी तो ना। तो कैसे बचाएंगे, देखो जो वर्षा का पानी है, ठीक है, वो क्या करेंगे, सीधे किसी टैंक में सुरक्षित करके इकट्ठा कर लेंगे और बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। ये मृदा अपरदन को भी दूर करता है। अब आप बोलेंगे मैम मृदा अपरदन क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, प्लांट्स काटते जा रहे हैं, बहुत सारे रीजंस के लिए हम प्लांट काट रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं कागज बनाने की, घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिसके लिए हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो जब हम प्लांट्स काट देते हैं बेटा, तो प्लांट्स की एक विशेषता होती है कि वो मिट्टी को होल्ड करके रखता है। प्लांट्स की जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं, है ना। तो अब जब प्लांट्स है नहीं, बारिश हो रही है, तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जो उपजाऊ परत है, वो सारी बह जा रही है। बह के कहाँ जा रही है, नदी में जा रही है। नदी से कहाँ जाएगी, समुद्र में जाएगी। और जो भूमि की क्या है, उपजाऊपना है, वो क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है डे बाय डे। तो पहला तो ये कि हम प्लांट्स लगाएं, ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई। दूसरा क्या तरीका हम यूज कर सकते हैं, हम वर्षा का पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जब बारिश हो तो जो बारिश से पानी हो रहा है हम उसको किसी एक जगह पे इकट्ठा करें। जैसे हम अपनी छत पे ऐसा कोई सिस्टम, अब होता है ऐसा बहुत जगहों पे, ठीक है, छत पे ऐसे पाइप लगा दे कि पानी इकट्ठा हो, छने, फिर डायरेक्ट वो जमीन के नीचे छन छन के धीरे धीरे चला जाए। या फिर आप वर्षा का पानी इकट्ठा कर लीजिए तालाब में, जगहों में, और फिर उनका बाद में रीयूज करिए, घर के कामों में, पशुओं के लिए, सिंचाई के लिए, इन सारी चीजों के लिए यूज करें। तो जब हम पानी का संरक्षण करेंगे तो ये मृदा अपरदन को भी रोकेगा और हम इसे बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी पर गिरने वाले वर्षा जल को रोका जाता है और भूमि में रिसने के लिए तैयार किया जाता है, वही क्या कहलाता है, वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। देखो जैसे मान लो ये घर है, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे घर है, बारिश हो रही है, पूरे छत पे पानी गिर रहा है, ये बगल बगल पाइप से, ये देखो इनसे इकट्ठा हो रहा है और यहाँ से छन रहा है। आप नीचे इसको स्टोर कर लो, और ना स्टोर करो तो इसको सीधे नीचे जमीन में जाने के लिए पानी छन छन के रास्ता बना दो। तो इससे क्या होगा, वर्षा का जो पानी है वो लंबे समय तक आपके उपयोग के लिए क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चले देखो अब फसल पैटर्न क्या होता है। अब कि हम खेती तो कर रहे हैं पर हम कैसे खेती करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा उस खेती का लाभ हो सके, ठीक है। तो देखो
फसल की वृद्धि हुए तो अलग अलग प्रकार के तरीके किसान लोग अपनाते हैं, जिससे क्या हो, जिससे उनका नुकसान कम हो और फसल ज्यादा हो। तो वो क्या क्या तरीके हैं भाई, आओ चलो देख लेते हैं। पहला है मिश्रित खेती, दूसरा है अंतरा फसलीकरण, और तीसरा है फसल चक्र, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉप रोटेशन। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, आपने पहले सुनी है या नहीं सुनी है? नहीं सुनी है तो चलो फिर जल्दी से देखते हैं क्या है, ठीक है। पहला हमने देखा मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या होती है भाई, देखो जब हमारे पास एक ही खेत है, ठीक है, एक खेत है हमारे पास, और हम उसी खेत में दो तरह की फसलों को या दो से अधिक तरह की फसलों को मिलाकर लगा दें। मिश्रित मतलब क्या होता है, मिक्स करना, बोल रहे मिक्स कर रहे, दो तीन चीजों को डाके मिक्स कर दिया। तो जब एक ही खेत पे हम दो तीन तरह की फसलों को लगा दें तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। जैसे आप गेहूं चना साथ में लगा दो, गेहूं या सरसों लगा दो, मूंगफली या सूरजमुखी एक साथ लगा दो। तो जब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही भूमि पे हम उगाएं तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित खेती होता है। अब आपने बोला हाँ मैम लगा तो दे, पर उसका फायदा क्या है? तो देखो उसका फायदा ये होता है बेटा कि उससे हानि होने की संभावना अधिक होती है। मान लो उसको अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक फसल को ग्रो करने के लिए, दूसरे को अलग चाहिए। मान लो एक फसल में कीड़े लग गए तो दूसरी बची रहेगी, तो आपका नुकसान कम होगा और आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। आपको उत्पादन होने की जो आशंका है वो ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण में क्या करते हैं बेटा कि जैसे एक ही खेत है उसमें क्या करते हैं, अभी आप इससे पहले मिक्स कर दे रहे थे, कुछ भी मिक्स करके लगा दे रहे थे। इसमें पैटर्न होता है, आप एक लाइन बनाइए, उसमें एक फसल लगाइए, फिर दूसरे उसको थोड़ी दूर छोड़िए, फिर दूसरा एक पूरा रो खोदिए, उसमें दूसरी लगाइए, फिर तीसरा लगाइए, फिर ऐसे। तो उसमें क्या होता है, एक के बाद एक एक पैटर्न बनाते हैं। एक लाइन के हिसाब से क्या होता है, दो या दो से अधिक फसलों को एक खेत में एक निश्चित पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल लगा देते हैं और उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अंतरा फसलीकरण। मतलब कुछ जगह छोड़ छोड़ के एक के बाद एक फसलें लगा देते हैं, ठीक है। जैसा सोयाबीन मक्का साथ में लगाया जाता है, बाजरा तथा लोबिया साथ में लगाया जाता है। इसके बाद है क्रॉप रोटेशन। देखो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फसल चक्र। अगर आप किसी खेत में एक ही तरह की फसल बार 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 लगाते रहेंगे तो होगा क्या, वो फसल अपने बढ़ने के लिए कोई एक निश्चित पोषक तत्व को ज्यादा ले रही होगी। जब आप बार बार वही फसल उस खेत में उगाएंगे तो उसका वो पोषक तत्व धीरे 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 कम होता जाएगा और जो उस भूमि का उपजाऊपन है वो भी कम होता जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपने मान लीजिए कोई फसल एक बार लगाई खेत में, फिर दोबारा आप दूसरी कोई फसल लगा दीजिए, तो पहले के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तब तक क्या होंगे, उनको बैलेंस होने का टाइम मिल जाएगा, वो फिर से बढ़ जाएंगे। फिर दोबारा वही लगा दीजिए, फिर दूसरी लगा दीजिए। तो आप मिश्र करके लगाइए ताकि भूमि की उर्वरकता क्या हो, बनी रहे, ठीक है। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उपयोग को ही क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। अगर बार बार एक खेत में एक ही प्रकार की खेती करेंगे तो क्या होगा, उसके पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। बार बार मृदा से पोषक तत्व फसल द्वारा प्राप्त करने पे एक तरह के पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए ताकि क्या हो, जो भूमि के पोषक तत्व हैं वो अपने आप को फिर से क्या करें, अपने आप को फिर से उस लेवल तक पहुंचा सके और भूमि की उर्वरकता जो है वो खत्म ना हो, ठीक है, समझे। चलो अब देखो एडवांटेज क्या है, अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो उसके फायदे क्या है। एक तो भाई मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी तथा ये कीट तथा खरपतवार को नियंत्रित रखेंगे। और एक बार मिट्टी को उपजाऊ बना लेंगे आप तो इसके बाद कई बार तक आप फसल सुचारू रूप से उगा सकेंगे, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि हमने किस तरीके से अच्छे बीज का चयन किया, हमने ये देख लिया कि हम अपने फसल को बढ़ाने के लिए किस तरह से सिंचाई कर रहे हैं, किस तरह से उनके जो पोषक तत्व हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। अब हमारे पास क्या पॉइंट बचा, हमारे पास जो पॉइंट बचा वो क्या है बेटा, हमारे पास जो पॉइंट बचा वो क्या है, वो है फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे फसल हैं हम उनकी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन अपना कैसे कर रहे हैं। तो देखो जो रोग कारण जीव हैं वो फसल को हानि पहुंचा देते हैं। ऐसे बहुत सारे रोग कारण मतलब बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगस होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को खराब कर देते हैं, ठीक है।
तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीकों का यूज करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी फसलों को खराब करती हैं। ठीक है, तो देखो फसल की वृद्धि के समय बहुत सारे कीट या पीड़कनाशी जीव हो जाते हैं। फिर जब हमारी फसल हो जाती है हम उनका भंडारण करते हैं तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारी क्या करते हैं, फसल को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग द ग्रोथ, जीव जो फसल को खराब कर देते हैं जिससे वह मानव उपयोग के लायक नहीं रहती, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं। पीड़क कई प्रकार के हो सकते हैं भाई, जैसे कि खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं, जैसे हमने खेत में कुछ लगाया, अब उसके साथ में बहुत सारे ऐसे पौधे निकल आएंगे जिनको हम नहीं चाहते हैं, जो अवांछनीय, जिनको हमने नहीं लगाया, जिनको हम नहीं चाहते, जो नुकसान कर रहे हैं, वो अपने आप उगाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, जैसे जेंथियम, जैसे पार्थेनियम। ठीक है, उसके बाद भाई कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने कोई फसल लगाई तो कुछ इंसेक्ट्स आ गए जो हमारा जड़, तना, पत्ती इन सबको खा गए, जो उसके क्या होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कोष होते हैं उनके रस चूस लेंगे, पूरा पौधा बर्बाद कर देंगे। तो ये क्या होते हैं, बहुत प्रकार के इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारी फसलों को खराब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पैथोजेंस लग जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल, वायरल, जो क्या करते हैं, बहुत, जैसे आपने बीमारी सुनी होगी सिट्रस कैंकर, सुना है कि नहीं सुना है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत सारी ऐसे डिजीजेज हैं जो आप आगे क्लासेस में चल के पढ़ेंगे, जो इन रोगाणुओं की वजह से होती है, जो क्या करते हैं, पूरी की पूरी फसल को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिनसे हम उनसे बचे। अब देखो ये जो हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, या जो हम ये रासायनिक उर्वरक यूज कर रहे हैं, हम इनको बहुत टाइम से यूज करते जा रहे हैं, उनके बहुत दुष्परिणाम भी हैं, क्योंकि वो आसानी से मिट्टी में घुल जाते हैं, आसानी से पौधे अवशोषित कर लेते हैं, हम उनको खा रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक हम उनको खा रहे हैं, तो हमें भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो अब उनको कैसे कम किया जाए, उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती पे आ रहे हैं। आजकल आपने सुना होगा ऑर्गेनिक खेती बहुत ट्रेंड करी कि आप ऑर्गेनिक खेती करिए, ऑर्गेनिक खेती करिए। तो ऑर्गेनिक खेती आखिर है क्या, क्या है ऑर्गेनिक खेती, चलो आओ समझते हैं। ठीक है, देखो कीटनाशक तथा उर्वरक का प्रयोग करने के अपने दुष्प्रभाव है। अभी मैंने बताया कि इनको जब हम बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी में भी पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे हैं और हमें बीमारियां फैला रहे हैं। ठीक है, प्रदूषण फैला रहे हैं, लंबे समय तक इनको यूज करो तो मिट्टी की उपजाऊपना जो है ये उसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो हम अनाज, फल, सब्जियां ये सब प्राप्त कर रहे हैं उनमें हानिकारक रसायन मिले हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक खेती में ना के बराबर कीटनाशक और उर्वरक का यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है आजकल, क्योंकि जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसमें जो ये रसायन है, ये जो कीटनाशक है, उनका उपयोग हम बहुत कम करते हैं। अनाज को सुरक्षित भंडार गृह तक पहुंचाने से पहले अनाज को सुरक्षित रहने के बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। देखो पूरे साल मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अनाज को स्टोर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम रोज का रोज दाल चावल उगाते हैं, गेहूं धान उगाते हैं और खाते हैं, नहीं, हम एक बार उगाते हैं फिर पूरे साल उसको खाते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं पूरे साल के लिए, कई सालों के लिए हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, परंतु भंडारण के समय अनाज खराब हो जाते हैं। बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। क्या क्या रीजंस हैं भाई, क्या क्या रीजन है जिनसे खराब हो जाते हैं। देखो पहले तो है जैविक कारण, यानी कि जैविक मतलब जीवित प्राणियों के कारण से चिड़िया, कीट, घुन ये सारी चीजें खराब कर देती हैं। फिर है अजैविक कारण, जैसे अजैविक मतलब जो निर्जीव कारण है, जैसे नमी ज्यादा हो गई, तापमान कम या ज्यादा हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स होंगे तब भी जो हमने अपना अनाज का भंडारण किया उस पर प्रभाव जाएगा। तो ये कारक जो होते हैं वो फसल की गुणवत्ता, भार, ये सब सारी चीजों में क्या होता है, कमी कर देते हैं। आप देखो आप कहीं अनाज स्टोर करो, बहुत नमी होगी तो कुछ दिन बाद क्या होगा, वो खराब हो जाएगा खुद ही। ठीक है, तो ये सारे जो रीजंस होते हैं इनसे क्या होता है, खराब हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, आओ देखते हैं। सुखाना,
सबसे पहले तो हमें उन्हें धूप में अच्छी तरीके से क्या कर लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए, जहां सूरज की रोशनी बहुत अच्छे से आ रही है। फिर दूसरा क्या है, हाइजीन का ध्यान रखिए। जहां कहीं भी आप अपने अनाज को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, वहां पे कीड़े नहीं होने चाहिए आपके गोदाम में या जहां भी। अगर वहां पहले से कीड़े होंगे, आप अनाज रख देंगे, उनमें भी लग जाएंगे। तो हाइजीन का ध्यान रखिए, गोदामों को अच्छी तरह से साफ करिए। छत, दीवार, फर्श में अगर कहीं दरार है, कहीं से पानी आ सकता है, नमी आ सकती है, मरम्मत करिए, उनको एकदम सही कराइए, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, धूमक। गोदाम तथा भंडारण गृह पर जिस बीज में कवकनाशी या कीटनाशी का प्रयोग करना आवश्यक होता है, वहां पे उसका आप उपयोग करिए, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करिए। कुछ भंडारण उपकरण जैसे पूसाधारी, पूसा, कोठार, पंथ कुटला आदि उपकरण और संरचनाएं अपनानी चाहिए, ठीक है। साफ तथा सूखे दाने को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखिए, ताकि इनमें वायु, नमी, तापक्रम ये सब क्या हो, इस प्लास्टिक के बैग के अंदर वो नहीं जा पाएंगी, तो वो लंबे समय तक क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, अब तक हमने जितनी बात की वो हमने कृषि से रिलेटेड की। क्या किया कि हम कैसे अपने बीज को क्या करें, हम अपने बीज को अच्छी क्वालिटी का बनाएं। फिर हम अपनी फसलों को जब उगाएं तो उनके पोषक तत्वों का ध्यान रखें, ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा बल दें, ठीक है। उर्वरक की जगह पे हम नेचुरल खाद बनाएं, उनका ज्यादा यूज करें। फिर हम उनके रख रखाव में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें, उनको अच्छी तरह से सुखा के रखें, जहां पे रख रहे हैं उस जगह की हम पूरी मरम्मत करा के रखें। इन सारी चीजों को हमने देखा। अब हम जो हमारा फूड, जिससे हम दूसरा जो हमारा तरीका था, जो हम पशु पक्षियों से अपना फूड ले रहे थे, अब हम वो देखते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हम मटन खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, हम फिश खाते हैं, हम अंडा लेते हैं, सब हम किससे ले रहे हैं, हम जीव जंतुओं से ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए पशुपालन किया जाता है, ठीक है। तो देखो पशुपालन क्या हुआ, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने को ही पशुपालन कहते हैं। तो अब वैज्ञानिक ढंग क्या होता है भाई, वैज्ञानिक ढंग ये होता है कि उन क्या कितनी मात्रा में खिलाएं, उनको किस तरह के जो है टीके लगवाएं, उनको किस तरह की जगह में रखें ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर हम पशु, ये जो जीव जंतु खाते हैं, अगर इन सब चीजों को बंद कर दें, मतलब तो इतनी सारी पॉपुलेशन है कि हमें अपनी कृषि को, जो हमारे अनाज है, जो हमारे जीव जंतु का उत्पादन है, हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सबको अट जाए, ठीक है। उनको अच्छे से सुरक्षित रखते हैं गोदामों में ताकि वो जरूरत के समय क्या करे, काम आ सके, ठीक है। तो देखो पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधार तथा रोग नियंत्रण से संबंधित है। मतलब हम पशुपालन में क्या सीखते हैं कि हम पशुओं का भोजन कैसे रखें, उनको कैसी जगह पे रखें, उनकी नस्ल में कैसे वैरायटीज करें ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, और उनमें रोग नियंत्रण कैसे, उनमें रोग नियंत्रण को कैसे जो है हम सही ढंग से यूज करें, ठीक है। अब देखो पशुपालन के प्रकार क्या क्या है बेटा। तो पशु कृषि का मुख्य उपयोग क्या है, हम किस लिए पशु जो होते हैं उनको यूज करते हैं। पहले तो हम दूध प्राप्त करने के लिए करते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, देखो इन सब का हम दूध यूज करते हैं। फिर हम कृषि कार्य के लिए यूज करते हैं बैल वगैरह का। हम देखते हो पहले के जमाने में लोग बैलगाड़ी और खेती जुताई करने के लिए इन सब चीजों का, बैलों का यूज करते थे। खेत को जोतने के लिए, यातायात में प्रयोग करने के लिए क्या करते थे, बैलगाड़ी वगैरह, घोड़े का, इन सब चीजों का, हाथी का यूज करते थे। और अब तो खाने के रूप में भी हम क्या करते हैं, पशुओं का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो पशु कृषि के प्रकार, ठीक है। तो गाय, हम कौन कौन से टाइप्स ऑफ कैटल्स हैं जो हम यूज करते हैं, गाय, बॉस इंडिकस, भैंस, बुबेलस, बुबेलिसी इनका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अब देखो दूध देने वाली मादा एनिमल्स, इनमें दूध देने वाले जानवर सम्मिलित होते हैं, ठीक है। हल चलाने वाले जानवर, वो दूध नहीं देते हैं लेकिन हल चलाते हैं, उनसे हम बोझा ढोवाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपके खच्चर हो गए, गधे हो गए, ठीक है, सांड हो गए, हल चलाना या सिंचाई, बुआई, इन सब चीजों में हम उनका यूज करते हैं। दुग्ध श्रवण काल, जन्म से लेकर और अगली गर्भाधारण के बीच के समय से जो दुग्ध उत्पादन होता है उसे दुग्ध श्रवण काल कहते हैं। और पशुओं की, ठीक है,
तो ये क्या होता है, जैसे हर पशु होता है तो वो हम बहुत सारे पशुओं का क्या करते हैं, दूध भी यूज करते हैं। तो वो दूध कब से कब तक होता है बेटा, जन्म से लेके जो अगले गर्भधारण के बीच का जो समय होता है वो दुग्ध उत्पादन का होता है, और उससे जो दुग्ध होता है उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है, हमें पशु की देखभाल करनी है भाई, तभी तो हम ये सारी चीजें उनसे क्या करेंगे, प्राप्त कर पाएंगे। नहीं देखभाल करेंगे तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे, है ना। अब देखो सफाई, पशुओं की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, हवादार जगह पे उनको रखना चाहिए, छायेदार जगह पे रखना चाहिए, ठीक है। और पशुओं की जो चमड़ी होती है आप उनको नहलाओ धुलाओ, उनको ब्रशिंग करो ताकि उन पे कीड़े नहीं लगे, ये सारी चीजों का ध्यान रखो। पानी इकट्ठा ना हो सके, ठीक है, ताकि मतलब उनको जैसे बहुत सारी बीमारियां ना हो, ठीक है। अब देखो जो भोजन है, भोजन उनको क्या आप दोगे, भूसे में मुख्य रूप से फाइबर होना चाहिए, गाढ़ा प्रोटीन होना चाहिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन तथा खनिज होना चाहिए। जब आप पशुओं से इतनी सारी चीजें ले रहे हो, आप उनसे दूध ले रहे हो, मांस ले रहे हो, उनसे अपना काम करा रहे हो, तो फिर क्या होगा, उनके खाने पीने में भी आप इन सारी चीजों का क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है ना बेटा। आप देखो बीमारी से बचाव करो, पशुओं की मृत्यु हो सकती है भाई, और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो वो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। एक जो स्वस्थ पशु होता है वो नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता उठता है। जब वो बीमार हो जाएगा तो वो सही से खाएगा नहीं, सही से उठे बैठेगा नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, वो बीमार है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों होते हैं। बाह्य परजीवी मतलब जो बाहर से, परजीवी मतलब क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड हो, जैसे जुआ हमारे सर में रहता है, हमसे खून लेता है और हम पे क्या होता है, हमें जान से नहीं मारता है, लेकिन हम पे डिपेंड होके हमसे अपना खाना लेता रहता है। तो बाह्य मतलब जो बाहर है, जैसे जुआ क्या है, बाहर है। जैसे आपने देखा होगा कुत्तों में किलनी लग जाती है, ठीक है, वो क्या है, बाह्य परजीवी है। अंतः मतलब जो उनकी अंदर चले जाए, बॉडी के अंदर हो, वो क्या हो, अंतः परजीवी है। तो देखो जो पशु के बाह्य परजीवी व अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी द्वारा उनको त्वचा रोग हो सकता है, और अंतः परजीवी जो उनके आमाशय, आंत, यकृत को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे बचाने के लिए पशुओं को टीका लगाया जाता है। जैसे इंसानों को टीका लगता है ना बेटा, हम लोग को टीके लगते हैं ना विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए, वैसे पशुओं को भी टीका लगाया जाता है ताकि वो इन बीमारियों से, इन चीजों से बचे रहें, ठीक है। ये रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मुर्गी पालन होता है, आपको पता है लोगों को चिकन बहुत पसंद होता है, तो उसके लिए क्या होता है, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, ठीक है। तो अंडे तथा कुटकुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। और ये किस चीज में जरूरी होता है, क्या मिलता है इससे, हमें प्रोटीन मिलता है। मैंने आपको पहले बताया कि मांस मछली में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, इसलिए लोग ये क्या करते हैं, इनका सेवन करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या होता है, इनका सेवन करते हैं तो इनको ज्यादा मात्रा में पालन करना पड़ेगा ताकि ये ज्यादा लोगों को अवेलेबल हो। तो इसलिए क्या किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है। वहां पे इनको एक निश्चित फूड दिया जाता है, इनको एक बढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट दिया जाता है कि इस टेम्परेचर में इनको टीके लगाए जाते हैं, उनको खाना दिया जाता है, और फिर एक तरह से उनका व्यवसाय किया जाता है, ठीक है। चलो आप देखो दो तरह के जो होते हैं, जब मुर्गी पालन करते हैं तो उसमें दो तरह की चीजें होती है, ठीक है। एक होता है बॉयलर्स, जब चूजों को मांस के लिए पाला जाता है। जब जो चूजे होते हैं वो बड़े होके डेवलप हो जाएं और फिर हम उनका मांस के लिए यूज करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉयलर्स कहते हैं, ठीक है। ये जन्म के 6.8 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। जब इनका जन्म होता है इनको खिलाया पिलाया जाता है, अच्छे वातावरण में रखा जाता है, फिर इनको मांस के लिए काट दिया जाता है, तो उनको क्या होते हैं, बॉयलर्स। दूसरा क्या होते हैं, लेयर्स, ठीक है। ये इनको अंडे के लिए पाला जाता है, तो जन्म के 20 हफ्तों बाद ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये लैंगिक परिपक्वता के लायक हो जाए, भाई पहले ये बच्चे रहेंगे, इनको खिलाया पिलाया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, ये लैंगिक परिपक्व हो जाएंगे और तभी तो ये अंडे देंगे ना, जब लैंगिक परिपक्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप हमें इनसे क्या होता है, अंडे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो मुर्गियों की निम्नलिखित विशेषताओं के कारण संकरण करके नई नई चीजें, इनकी वेराइटीज जो है वो विकसित की जा रही है, क्योंकि हमारे लिए इतना यूजफुल है, हम इनसे अंडा ले रहे हैं, मांस ले रहे हैं, तो इनमें भी हाइब्रिडाइजेशन करा के, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैंने अभी पहले आपको बताया था, तो इनपे भी हाइब्रिडाइजेशन करा के इनके अच्छी अच्छी नस्लों वाले क्या होते हैं, मुर्गों और मुर्गियों का विकास किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्यों किया जा रहा है, ताकि चूजों की संख्या अधिक और अच्छी किस्म की हो।
कम खर्च में हम इनका रख रखाव कर सके, छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजे के व्यावसायिक उत्पादन हेतु, और गर्मी अनुकूलन क्षमता या उच्च तापमान को भी सहने की क्या हो, इनमें क्षमता हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड बना के इनकी अच्छी किस्मों को जो है पैदा कर रहे हैं। जैसे मान लो मुर्गे की एक प्रजाति ये है असील और एक ये लेगहान, ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐसे अच्छी क्वालिटीज वाले जो मतलब प्रजातियां होती हैं उनको मिक्सअप करके और अच्छे कैरेक्टर्स वाले हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो मछली उत्पादन में, जैसे आपको पता है कि लोग मुर्गों का यूज करते हैं, वैसे मछली का भी यूज करते हैं। मछली भी खाने में यूज हो जाती है, मछली का तेल बनता है, मछली का यूज दवाओं में होता है, तो एक फिश इंडस्ट्री भी होती है और मछलियों को भी पाला जाता है। मछली भी किस चीज का मुख्य स्रोत है, प्रोटीन का। भाई किसका स्रोत है, प्रोटीन का, ठीक है। अब देखो मछली का उत्पादन किस तरीके से होता है, ये कुछ सारी मछलियां हैं, देखो मछलियां तो आप सबने देखी होंगी, जैसे रोहू है, उसको खाने के लिए बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो एक होता है पंख युक्त मछलियां, पंख युक्त मतलब क्या होता है, उनमें स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्वच्छ जल में कटला, रोहू, मृगल, ये सब क्या है, ये सब कैसी हैं, पंख युक्त मछलियां, ठीक है। फिर दूसरी है कवचीय मछलियां, जैसे प्रॉन, जिसमें पंख नहीं पाए जाते, जैसे आपने रोहू का भी देखा है ऐसे। एक मिनट भाई, देखो ऐसे रोहू ऐसे होती है, आपने देखा है, और फिर उस पे ऐसे क्या होता है, ऐसे स्केल्स पाए जाते हैं, ऐसी होती ना ऐसे, तो ये क्या हो गए, ये पंख युक्त मछलियां हो गई। अब जैसे प्रॉन हो गया, प्रॉन आपने देखा है कभी, प्रॉन भी लोग खाते हैं, ऐसा सा होता है, ठीक है, ऐसे उसमें ये सब निकले होते हैं, ऐसे क्या होता है, प्रॉन होता है। तो देखो कवची मछलियां क्या होती है, जैसे प्रॉन हो गया, मोलस्का हो गया, इन सबको पकड़ने के लिए विभिन्न तरीके भी होते हैं। जैसे एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें मछली पकड़ना कहते हैं, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को मछली पकड़ते हुए देखा है, देखा है कि नहीं देखा है, कभी पकड़ा है, अपना जाल वाल लेके जाते हैं, वहां बैठ के मछली पकड़ते हैं, है ना। देखो प्राकृतिक तरीकों से भी मछलियां पकड़ी जाती हैं, जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों से प्राकृतिक तरीके से जीवित मछलियां पकड़ ली जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन, जिसमें हम कल्चर करते हैं, इसमें क्या है, जल संवर्धन आता है, ठीक है, यानी कि समुद्री संवर्धन में मछली प्राप्त करना, या समुद्र तथा लैगून में किया जाता है। कम खर्च करके अधिक मात्रा में इच्छित जो मछलियां हैं उनको जल में पाल लिया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे एक तो प्राकृतिक तरीका होता है कि कहीं पे मछली आप जाओ पकड़ लो, जीवित अवस्था में ले आओ। एक होता है कि पूरा का पूरा फिश इंडस्ट्री होता है, ऐसे बनाया जाता है, मतलब ऐसे पानी के संवर्धन बनाए जाते हैं, पानी के बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जिसमें मछलियों के बच्चों को डाले जाते हैं, और फिर वो मछलियां बड़ी होती हैं और फिर उनको हम व्यावसायिक रूप से क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की संभावना है। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम समुद्र से आके मछलियां निकालते जा रहे हैं, उसको इम्बैलेंस करते जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन यानी मैरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। देखो समुद्री मत्स्यिकी यानी कि मैरीन फिशिंग क्या होती है, समुद्री मत्स्य के अंतर्गत मछली संवर्धन जो होता है तालाबों, नदियों या जल भरावों में किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक समुद्री मछलियां फ्रॉमफ्रेट, मैकल्स, टूना, ये सब बोबेडेक, ये सब है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों को समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है, कि उनको मछलियों को पाला भी जाता है। इनमें प्रमुख क्या है, मुलेट, ये सारे नाम है, पंखयुक्त मछलियां, कवची मछलियां, ठीक है, जैसे झींगा हो गया, प्रॉन जिसको खाया जाता है, ठीक है। अब सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि ध्वनि से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाया जाता है, सैटेलाइट वगैरह से क्या होता है, पता लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पे ज्यादा मछलियां, फिर उनको क्या होता है, उनको पकड़ लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा है अंतःस्थलीय मछलियां, इसमें क्या होता है, मछली संवर्धन ताजे जल में भी होता है, जैसे तालाब, नदियां, नाले, जल भराव। अभी तक हम किस में देख रहे थे, हम समुद्र में देख रहे थे, ठीक है। अभी जो ताजा पानी होता है, जैसे समुद्र का पानी तो खारा होता है ना, ताजा मीठा पानी जो नदी में मिलता है, जो झरनों में मिलता है, तालाब में मिलता है, यहाँ पे भी मिश्रित मछली संवर्धन यानी कंपोजिट फिश कल्चर, एक ही तालाब में लगभग 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन है, ठीक है। इसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। मतलब किस तरीके से आप मछली पालन करेंगे कि एक तालाब है, उसमें आपने कई वेराइटीज की मछली डाल दी, ठीक है, तो एक मान लो एक मछली
तली से अपना खाना ले रही है, एक जो है वो बीच वाले जो एरिया उससे ले रही है, एक सबसे ऊपर की चीजें उसको खा रही है। तो उनका क्या है, आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं है भाई, सब अपना अपना खाना ले रहे हैं, सब अपना ग्रो कर रहे हैं और सब ढेर सारे हो जा रहे हैं, फिर हम उनको क्या कर रहे हैं, निकाल के अपना भोजन बना ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो उदाहरण क्या है, जैसे कतला, ये जल की सतह से भोजन ले लेती हैं। अब उसी में आप रोहू डाल दो, एक तालाब बना लो। अब देखो बताते हैं हम, जैसे मान लो ये आपने कोई तालाब बनाया, अब इसमें आप रोहू डाल दो। रोहू क्या करेगी, ये जाएगी यहाँ सतह से खाना लेगी, इसके बाद आप सॉरी रोहू क्या होगी, अपना मध्य क्षेत्र से अपना खाना ले लेगी। इसमें आप कटला डाल दो, ये क्या करेगी, ये तलहटी से खाएगी। कोई एक और मछली खा लो डाल दो, ये ऊपर से खाएगी। तो सब अपना अपना फूड ले रहे हैं, अपना अपना ग्रो कर रहे हैं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, और इस तरीके से एक ही तालाब में कई प्रकार की मछलियां जो हैं क्या हैं, वो विकसित की जा रही हैं। ठीक है, आप देखो मृगल, ये क्या है, कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं। इससे लाभ क्या होगा, अधिक पैदावार होगी। ठीक है, क्या होगा, अधिक पैदावार है। अब देखो समस्याएं क्या है भाई, समस्या यह है कि इनमें कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं, जिनके फलस्वरूप अधिकतर मछलियां तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती हैं। इस समस्या से बचने के लिए हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी समय मछली जनन के लिए तैयार हो। अब यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम हार्मोन का यूज करते हैं, ताकि उनको अलग अलग समय पे भी जनन कराया जा सके। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिश कल्चर है बेटा। ठीक है, इसके बाद आता है मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। देखो मधुमक्खियों को हम क्या करते हैं, मधुमक्खियों से हम शहद लेते हैं, उसके लिए मधुमक्खियों को ग्रो कराया जाता है, उनको भी कल्चर कराया जाता है। एक तो नेचुरल मीडियम होता है कि मधुमक्खी कहीं ऊपर ऊंचाई पे लगी या कहीं पेड़ पे लगी है, फिर हम उनके छत्तों से जाके इकट्ठा करते हैं, और एक होता है कि हम उनको खुद से डेवलप कराते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा मात्रा में शहद आ सके। ठीक है, तो देखो यह वह अभ्यास है जिसमें मधुमक्खियों की कॉलोनी को बड़े पैमाने पर रखा व संभाला जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, ताकि बड़ी मात्रा में शहद और मोम प्राप्त हो सके। जो मधुमक्खी का छत्ता है बेटा, उससे मोम भी प्राप्त की जाती है, वैक्स भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन व अन्य आय स्रोतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मधुमक्खी पालन या इसको क्या कहते हैं, एपीरिस, बहुत बड़ी प्रकार है। ठीक है, देखो एपियरी क्या होता है, एपियरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते मनचाही जगह पर अनुशासित तरीके से इस प्रकार रखे जाते हैं कि इससे अधिक मात्रा में मकरंद तथा परागकण एकत्रित हो सके। ठीक है, अब कुछ भारतीय मधुमक्खी के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे एपिस सेरेना इंडिका, ये सामान्य भारतीय मधुमक्खी की है। तो एपिस सेरेना इंडिका क्या है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। दूसरा क्या है, एपिस डोरसेटा, ये एक शैल मधुमक्खी है। एपिस फ्लोरी छोटी मधुमक्खी है। यूरोपियन मधुमक्खी भी भारत में इस्तेमाल की जाती है, इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, इस मधुमक्खी के निम्न लाभ है, एक तो ज्यादा शहद एकत्र करने की क्षमता होती है इनमें, जल्दी प्रजनन करते हैं, डंक कम मारते हैं और लंबे समय तक एक निर्धारित छत्ते में रह सकते हैं। ये सब इनके क्या है, फायदे हैं। ठीक है, अब देखो शहद क्या होता है भाई, ये शहद तो खैर सबने खाया है ना, सबको पता है शहद क्या होता है ना। तो देखो एक गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ होता है, या औषधि के रूप में भी हम यूज करते हैं, शर्करा यानी चीनी के फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, मीठे के लिए भी यूज करते हैं, औषधि के रूप में भी यूज करते हैं, और इसे ताकत या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं, औषधि के रूप में भी करते हैं, शर्करा के रूप में भी करते हैं, और ताकत के रूप में भी करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, चारागाह, ये क्या होता है भाई, चरागाह, मधुमक्खियां जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करती हैं उसे मधुमक्खी का चरागाह कहते हैं, जहां से वो क्या करती हैं, अपना क्या इकट्ठा करती हैं, अपना मधु यानी शहद एकत्रित करती हैं। ठीक है, मधुमक्खी पुष्पों से मकरंद तथा परागकण होती हैं। आप देखते हैं मधुमक्खियां उड़ती जाती हैं, एक पुष्प पे बैठती हैं, फिर दूसरे पे बैठती हैं, और क्या लेके आती हैं, उनसे परागकण लेके आती है, एकत्रित करती हैं। ठीक है, चरागाह के पुष्पों की किस्में शहद के स्वाद तथा गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। अब जिस तरह का वो परागकण चूज करके लाएंगे, उसी तरह का वहां पे जो शहद होगा वो बनेगा। ठीक है, अब उदाहरण जैसे कश्मीर का बादाम शहद बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, कश्मीर का बादाम शहद जो होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, क्योंकि वहां पे जो मधुमक्खियां होंगी वो जो परागकण लाती होंगी वो जिस क्वालिटी का होता होगा वो उसकी गुणवत्ता को बहुत अच्छा बना देता है। ठीक है बेटा,
अब देखो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी, समझी, देखी। हमने कृषि के बारे में देखा, हमने पशुपालन के बारे में देखा, उसमें हमने देखा मुर्गी पालन, उसमें हमने देखा मछली पालन, हमने देखा मधुमक्खी पालन, ठीक है। हमने ये सारी चीजों को पढ़ा, देखा और समझा कि किन किन तरीकों से हम अपने खाद्य संसाधनों में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका पूरा खत्म है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लिखिएगा यस मैम समझ में आया, और प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।